तो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां एससीओ बैठक में शामिल होने चले तो गए जयशंकर जी, लेकिन क्या वाकई में शहबाज शरीफ के साथ रात में भोज होगा? क्या रात्रि भोज में शामिल होंगे शहबाज शरीफ के साथ जयशंकर जी? रिपोर्ट में क्या कहा गया है आपको सबसे पहले बताएंगे। यहाँ एक्सक्लूसिव जानकारी, एक एक क्षण की खबर बताएंगे, वही बताएंगे क्यों पाकिस्तान में एससीओ समिट पर आतंक का साया मचा हुआ है और क्यों जयशंकर जी के यात्रा से पहले इस्लामाबाद छावनी में तब्दील हो गया है। क्या गृह युद्ध का खतरा है पाकिस्तान में? क्या है कारण, सबसे पहले बताएंगे। तो वहीं विदेश मंत्री जयशंकर जी के पाकिस्तान दौरे को लेकर पाकिस्तान का मीडिया क्या कह रहा है उनके पहुंचने पर, आपको सुनवाएंगे दोस्तों, लगे हाथों बताएंगे। भारत में बनेगी न्यूक्लियर सबमरीन, मोदी सरकार के इस खास प्लान से होगी समंदर में चीन की घेराबंदी, बताएंगे क्या है पनडुब्बी को भारत में बनाने का प्लान और इंडिया का मोटिव क्या है इसके पीछे। तो वहीं तबाही मचा देंगे लाठी डंडे लेकर मुस्लिम इलाके में हिंदुओं का हुआ कूच, कहा अब खून का बदला खून। जी हाँ दोस्तों, बहराइच से जुड़ी बड़ी खबर, सारी जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा और अंत में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर आ रही है जयशंकर जी को लेकर, जहां एससीओ बैठक में शामिल होने गए जयशंकर जी पाकिस्तानी पीएम शहबाज के साथ रात्रि भोज में हो सकते हैं शामिल। रिपोर्ट में जारी की गई है ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दोस्तों। विदेश मंत्री जयशंकर जी एससीओ शासनाध्यक्षों की बैठक के लिए मंगलवार शाम को पाकिस्तान पहुंचेंगे और प्रतिनिधियों के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा आयोजित स्वागत रात्रि भोज में भाग ले सकते हैं। हालांकि दोनों पक्षों ने एससीओ आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार की औपचारिक द्विपक्षीय बैठक की संभावना को खारिज कर दिया है, लेकिन उम्मीद है कि मंत्री बुधवार को मुख्य शिखर सम्मेलन से पहले रात्रि भोज में शामिल होंगे और मेजबान शहबाज शरीफ तथा समकक्ष इशाक डार के साथ बातचीत करेंगे। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक संक्षिप्त यात्रा की प्रारंभिक उम्मीदों के बावजूद जयशंकर जी के भारत लौटने से पहले पाकिस्तान में 24 घंटे से अधिक समय बिताने की उम्मीद नहीं है। जयशंकर जी की 15 से 16 अक्टूबर को होने वाली इस पाकिस्तानी यात्रा लगभग 10 वर्षों में किसी भारतीय विदेश मंत्री की पहली यात्रा होगी। हालांकि भारत द्वारा यात्रा की घोषणा के बाद जयशंकर ने कहा कि वो द्विपक्षीय संबंधों को संबोधित करने के लिए इस्लामाबाद नहीं जा रहे हैं, बल्कि एससीओ के अच्छे सदस्य के रूप में अपनी भूमिका निभाने के लिए जा रहे हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान, रशिया, चीन, ईरान और 4 मध्य एशियाई देश शामिल है। लेकिन जिस प्रकार से रात्रि भोज का आयोजन किया गया है शहबाज सरकार के द्वारा, शहबाज शरीफ के द्वारा, क्या ऐसे में उस देश के साथ रात्रि भोज में भारत को शामिल होना चाहिए जिस देश ने हर समय, हर वक्त, हर क्षण भारत को बर्बाद करने की कोशिश रची हो, भारत के वीर जवानों को शहीद करने की कोशिश की हो? इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में रात्रि भोज में जयशंकर जी भाग लेते हैं या नहीं लेते। हो सकता है कि जयशंकर जी का ये कंपल्सन बन जाए कि उनको रात्रि भोज में शामिल होना ही पड़े, क्योंकि जब हर एक देश जो भी इस समिट में शामिल हुए हैं वो रात्रि भोज में आयोजित होंगे, तो अकेले जयशंकर जी कैसे ही मना कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बड़ी खबर बता दें कि पाकिस्तान में एससीओ समिट पर आतंक का साया मचा हुआ है। जयशंकर जी की यात्रा से पहले ही इस्लामाबाद छावनी में तब्दील हो गया है। पाकिस्तान इन दिनों गंभीर आंतरिक अस्थिरता, आतंकवाद और हिंसा की चपेट में है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है ताकि किसी भी अनहोनी से बची जा सके। आतंकवादी खतरों, बलूचिस्तान में चल रही हिंसा और इमरान खान समर्थकों द्वारा हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों ने देश की सुरक्षा को और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। पाकिस्तान पिछले कई वर्षों से आतंकवाद का शिकार रहा है, लेकिन हाल के हफ्तों में हिंसा की घटनाओं में काफी बढ़ोतरी हुई है। शुरू में पाकिस्तान ने आतंकवाद का समर्थन किया सिर्फ और सिर्फ भारत को दहलाने के लिए, लेकिन आज वो आतंकवाद बढ़ते 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 पूरा देश ही आतंकवाद बन चुका है पाकिस्तान का, इसीलिए उसका नाम पड़ चुका है आतंकिस्तान। अब ऐसे में जब हर कोई आतंकवादी बन चुका है, तो कैसे पाकिस्तान से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वहाँ पर गोलियां नहीं चलेंगी, लोगों की जानें नहीं जाएंगी, तो और क्या देश का विकास होगा। बता दे, पाकिस्तान में पीटीआई प्रदर्शनकारी भी प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, जहाँ पर पुलिस ने लाठियां भांजी और उसमें एक शख्स की मौत भी हो गई है। आज की बड़ी खबर है ये। अब आपको बताते हैं, एससीओ की बैठक के लिए पाकिस्तान पहुंचे जयशंकर जी का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तानी मीडिया ने उगला है जहर। क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। दरअसल जयशंकर जी के पाकिस्तान जाने को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में काफी ज्यादा चर्चाएं हैं, हलचलें हैं। खासकर किसी भारतीय नेता द्वारा मौजूदा वक्त में पाकिस्तान का दौरा करना उसको अहम माना जा रहा है। इस पर कई तरह की बातें की जा रही है, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि जयशंकर का आना पड़ोसी मुल्कों के साथ चीन के बढ़ते वर्चस्व को संतुलित करने की कोशिश है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार आप जानते हैं द डॉन है, वो लिखता है कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। ये 10 सालों में पहली बार है जब भारत का कोई विदेश मंत्री पाकिस्तान आ रहा है। इससे पहले पिछले साल पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो एससीओ समिट में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया था। इसके अलावा अखबार ने भारत और चीन के रिश्तों पर गौर फरमाते हुए लिखा कि भारत एससीओ संगठन में चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर वाकिफ है, इसीलिए वो ऐसे समय में शामिल होकर मध्य एशियाई देशों के साथ संबंध
संबंधों में पकड़ मजबूत करने के साथ साथ चीन पर नजर जमाए रखना चाहता है। जी हाँ, पाकिस्तान का एक अन्य मीडिया ने कहा कि विदेश मंत्री जयशंकर से भारत और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि भारत के मंत्री पाकिस्तान को लेकर कड़ा रुख रखते हैं। हालांकि इस मुद्दे पर पाकिस्तान के पूर्व राजनायक अब्दुल बासित कहते हैं कि मुझे शुरू से ही यही नहीं लगता था कि भारत सम्मेलन में शामिल नहीं होगा। इसके पीछे की वजह यह है कि भारत कभी भी यह नहीं दर्शाना चाहता है कि वो एससीओ संगठन को भी उसी नजर से देखता है जैसे वो पाकिस्तान को देखता है, यानी कि किसी ने जमकर कटाक्ष किया है दोस्तों जयशंकर जी का पाकिस्तान आने को लेकर, तो किसी ने तारीफ भी की। इस पर आपकी राय तो बनती है। आपको ये भी बता दें, एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए मंच तैयार तो हुआ है, जहां चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग भी पाकिस्तान पहुंच गए हैं। जी हां, चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग सोमवार को 4 दिवसीय द्विपक्षीय यात्रा पर पाकिस्तान पहुंचे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट और बड़ी खबर की, जहां पर भारत ने चीन को दहलाने की कर ली है बहुत बड़ी तैयारी। अब तो भारत ने जिद पकड़ ही ली है कि दुश्मनों का नाश करके ही मानेंगे। जी हां, भारत में बनेंगी न्यूक्लियर सबमरीन। दोस्तों, मोदी सरकार के इस खास प्लान से चीन पाकिस्तान की धड़कन को ब्लास्ट होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बता दें, इंडियन ओशन रीजन IOR में चीन बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए भारत ने पनडुब्बी डिटेरेंस को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। भारत सरकार की CCS यानी प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 2 स्वदेशी परमाणु पनडुब्बियों को बनाने की अनुमति दे दी है। इससे भारतीय नौसेना की सामरिक और आक्रामक क्षमता में बढ़ोतरी होगी। इन पनडुब्बियों के बनने से नौसेना की ताकत हिंद महासागर क्षेत्र और दक्षिण चीन सागर में अधिक बढ़ जाएगी। इससे इस बात के संकेत भी मिले हैं कि भारत ने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर वॉरशिप के बजाय पनडुब्बियों को प्राथमिकता दी है। जी हाँ, पनडुब्बियों को विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाया जाएगा। पनडुब्बियां 95% तक स्वदेशी होंगी और ये पनडुब्बियां अरिहंत क्लास से अलग होंगी। इन्हें प्रोजेक्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल के तहत बनाया जाएगा। भारत की तरफ से ये कदम ऐसे समय उठाया गया है जब इंडियन ओशन रीजन में हर महीने 7 से 8 चीनी नौसैनिक युद्धपोत और 3-4 अर्धसैनिक जहाज देखे जा सकते हैं और भविष्य में इनकी संख्या और बढ़ने की संभावना है। फिलहाल चीनी निगरानी जहाज जियांग यांग होंग 3 चेन्नई तट के पास और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकर युआन वांग 7 मॉरिशस तट के पास देखे गए हैं। जी हाँ, ऐसे में चीन की इन हरकतों का जवाब देने के लिए भारत की मोदी सरकार ने जिद ठान ही ली है। तो वहीं बता दें, अब जापान यात्रा पर जाएंगे सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी जी। रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर रहेगा उनका जोर। बता दें, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जापान और भारत के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के मकसद से पूर्वी एशियाई देश की 4 दिवसीय यात्रा पर पहुंचेंगे। सेना प्रमुख 14 से 17 अक्टूबर तक जापान की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान हिरोशिमा भी जाएंगे, जहां वे हिरोशिमा शांति पार्क में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वो शांति पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने यहाँ एक बयान में कहा कि ये यात्रा भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग की मजबूत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जनरल द्विवेदी सोमवार को जापान में भारत के राजदूत CB जॉर्ज से बातचीत करेंगे और इसके बाद टोक्यो में भारतीय दूतावास में दोनों देशों के बीच संबंधों पर एक चर्चा में हिस्सा लेंगे। इन बैठकों का मकसद भारत और जापान के बीच मजबूत सैन्य सहयोग को और प्रगाढ़ करना है। जनरल द्विवेदी इसी गाया में रक्षा मंत्रालय में एक स्मारक पर श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे और JCSDF द्वारा उन्हें सलामी दी जाएगी। वो बुधवार को JGSDF के चीफ ऑफ स्टाफ के साथ फूजी स्कूल का भी दौरा करेंगे, जहां वो फूजी स्कूल के कमांडिंग जनरल लेफ्टिनेंट जनरल कोडामा यासु यूकी के साथ बातचीत करेंगे। दोस्तों, वहीं बता दें, इजराइल ने हमला किया तो हम किसी रेड लाइन को नहीं मानेंगे। जी हां, ईरानी विदेश मंत्री की नेतन्याहू को आर पार की धमकी। दोस्तों, इजराइल की ओर से हमले की धमकियों के बीच ईरान ने कहा कि उनकी जमीन को निशाना बनाया गया तो कड़ा जवाब दिया जाएगा। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि इस बार हम कोई रेड लाइन नहीं मानेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इजरायली नेताओं ने हालिया दिनों में कई बार कहा है कि ईरान की ओर से इस महीने की शुरुआत में किए गए मिसाइल अटैक का वो जवाब देगा। इजराइल की ओर से आ रही इन टिप्पणियों के जवाब में ईरान ने यह धमकी दी है। जी हां, ईरानी विदेश मंत्री ने रविवार को यह धमकी दिया है। वहीं बता दें, भारत के खिलाफ इंटरपोल जाने की तैयारी में यूनुस। चीन संग बनाया बेहद खतरनाक प्लान। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश सुधरेगा नहीं, उसको सुधारना पड़ेगा। जी हाँ, शेख हसीना के सत्ता से बाहर जाने के बाद से बांग्लादेश किस नीति के साथ आगे बढ़ रहा है, इसे पढ़ पाना अच्छे राजनीतिक पंडित के लिए बेहद मुश्किल है। एक तरफ बांग्लादेश भारत से करीबी रिश्ते चाहता है तो वहीं दूसरी तरफ वो हमें आंखें दिखाने का मौका भी नहीं छोड़ रहा। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के लिए यूनाइटेड नेशन में कार्यवाहक सरकार के चीफ मोहम्मद यूनुस में विदेश मंत्री एस जयशंकर से पैरवी लगवाई थी, तब यह मुलाकात समय के अभाव में ना हो सकी। वहीं दूसरी तरफ वो भारत के खिलाफ ही इंटरपोल से मदद की गुहार लगा रहा है। दोस्तों, हद तब हो गई जब हाल ही में उसने हिंद महासागर में चीनी नेवी के रिसर्च वेसल को आने की इजाजत दी। हुआ कुछ यूं कि रविवार को बांग्लादेश के चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एक बयान सामने आया। उसने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि वो शेख हसीना को वापस स्वदेश लाने के लिए इंटरपोल की मदद लेंगे। इससे पहले वो कोर्ट के माध्यम
माध्यम से सभी कानूनी कार्रवाई को पूरा कर रहे हैं। जल्द ही वो भारत के खिलाफ इंटरपोल जाएंगे। मोहम्मद यूनुस सरकार में इतने अहम पद पर बैठा कोई व्यक्ति बिना उसकी इजाजत के तो भारत के खिलाफ इतना बड़ा बयान नहीं दे सकता। ये तो जनरल सी बात है। शेख हसीना बांग्लादेश से भागने के बाद से ही भारत में रुकी हुई है, जिसके चलते बांग्लादेश की जनता में लगातार बढ़ती नाराजगी के कारण अंतरिम सरकार भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रही है। जी हाँ, असली मुद्दे की बात करते हैं। भारत हमेशा से ही चीन को हिंद महासागर में आने से रोकने का हर संभव प्रयास करता रहा है। पहले मालदीव ने भारत को आंखें दिखाते हुए चीनी नेवी को हिंद महासागर में आने की इजाजत दी थी, पर अब इसी राह पर बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने चीनी नेवी को हिंद महासागर में बुलावा भेजा। चीनी नौसेना का एक बेड़ा शनिवार को बांग्लादेश पहुंचा है। इस अवसर पर बांग्लादेश में चीन के राजदूत याओ वेन ने कहा कि ढाका में हाल के राजनीतिक परिवर्तनों के बावजूद चीन बांग्लादेश संबंध बढ़ते रहेंगे। इससे भारत को क्या डर है, आपको वो भी बता दें। ये सवाल आपके मन में जरूर उठेगा, तो बता दें चीन हमेशा से ही हिंद महासागर में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए भारत के पड़ोसी देशों पर डोरे डालता रहा है। उसको पता है कि अगर किसी देश को घेरना हो तो उनके पड़ोसियों को अपने वश में कर लो, तभी तुम उस देश को घेर पाओगे। हालांकि पड़ोसी देश में राजनीतिक बदलाव का खामियाजा हमें भुगतना पड़ा है। भारत का डर ये है कि चीन का रिसर्च वेसल यहाँ हिंद महासागर की गहराई को नापने या अन्य रिसर्च के काम कर सकता है, जिससे भविष्य में भारत को नुकसान पहुंचने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अपना भारत चाहता है कि हिंद महासागर के इस क्षेत्र में चाइना ना आए, क्योंकि दोस्तों हिंद महासागर आने के बाद ऐसा हो सकता है कि चाइना हिंद महासागर की गहराइयों को नापे, जिससे वो अंदाजा लगा सके कि कहां पर आने वाले समय में वो कौन कौन से एक्शन ले सकता है, कौन कौन सा तिकड़म लगा सकता है भारत को घेरने के लिए। ऐसे में जब तक हमें किसी चीज का अंदाजा नहीं होगा दोस्तों, हम वो कदम उठा ही नहीं पाएंगे। और सेम चीज अभी चाइना के साथ चल रहा है। अभी उसको हिंद महासागर की गहराइयों का अंदाजा नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है एनी हाउ वो यहाँ आकर के हिंद महासागर की गहराइयों का अंदाजा लगा लेता है, तो उसको ये अंदाजा हो जाएगा कि आने वाले समय में वो किस प्रकार से भारत को घेर सकता है। दोस्तों ऐसे में ये सबसे बड़ा डर अपने भारत को है। अब देखना ये होगा कि प्यार से सुधर जाएगा बांग्लादेश या फिर भारत कोई ना कोई बड़ा एक्शन लेता है। आपकी इस पर राय तो बनती है दोस्तों, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को देखते देते लाइक करना मत भूलिएगा अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो, और अंत में शेयर भी करिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां खालिस्तानी चरमपंथी पन्नू ने दी देश के बल्कनाइजेशन की धमकी। आखिर क्या है इसका मतलब बता दें। प्रतिबंधित संगठन सिक्स फॉर जस्टिस के नेता और खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू का एक वीडियो आया हुआ है, जिसमें वो देश के बल्कनाइजेशन की बात कर रहा है। ये वीडियो कैनेडियन नेता डेविस मॉरिसन की उस बात का जवाब माना जा रहा है जिसमें उन्होंने भारत की अखंडता पर जोर दिया था। लेकिन बल्कनाइजेशन क्या है बता दे। सिक्स फॉर जस्टिस संगठन की नींव रखने वाला पन्नू आए दिन कोई ना कोई भड़काऊ बयान देता रहता है। इस कड़ी में उसने एक टर्म इस्तेमाल किया जो टर्म है बल्कनाइजेशन। इस वर्ड का क्या मतलब है आपको बताते हैं। ये एक राजनीतिक शब्द है। इसको तब उपयोग किया जाता है जब किसी देश के छोटे छोटे या कई टुकड़े हो जाएं। ये बंटवारा भाषा, रंग, तौर तरीकों या विचारधारा किसी भी आधार पर हो सकता है। ये वो हिस्से हैं जो विभाजन के बाद भी आपस में दुश्मनी रखते हैं और एक दूसरे के क्षेत्र में अस्थिरता यानी अनस्टेबिलिटी पैदा करते हैं। साथ ही आपको बता दें विदेश मंत्रालय का कनाडा पर वार, भारतीय उच्चायुक्त राजनयिकों को लेकर ट्रूडो सरकार के दावे पर साधा निशाना। बता दें भारत के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कनाडा को जमकर लताड़ लगाई। विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि उसे रविवार को एक राजनयिक संदेश मिला जिसमें कहा गया है कि कनाडा में भारत के उच्चायुक्त और कुछ राजनयिक एक मामले की जांच में रुचिकर व्यक्ति यानी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है। आमतौर पर रुचिकर व्यक्ति वो होते हैं जो किसी आपराधिक मामले में संदिग्ध होते हैं। हालांकि उन पर औपचारिक तौर पर कोई आरोप नहीं लगाए जाते। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार इन बेतुके आरोपों को सिरे से खारिज करता है और इनके पीछे ट्रूडो सरकार के राजनीतिक एजेंडे को वजह मानता है जो कि वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है। साथ ही साथ आपको बता दें चीन है कि मानता नहीं, ताइवान के आसपास बड़े पैमाने पर फिर कर दिया सैन्य अभ्यास, दे दी चेतावनी। दोस्तों चीन और ताइवान के बीच किस तरह की खींचतान है इससे पूरी दुनिया वाकिफ है। इस बीच चीन ने सोमवार को एक बार फिर ताइवान और उसके बाहरी द्वीपों के आसपास बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास किया है। चीन ने इस सैन्य अभ्यास को ताइवान की स्वतंत्रता के खिलाफ चेतावनी बताया है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये अभ्यास ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते के बीजिंग की उन मांगों को मानने से इनकार करने की प्रतिक्रिया है कि ताइवान खुद को कम्युनिस्ट पार्टी के शासन के तहत चीन के हिस्से के रूप में स्वीकार करे। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने इन अभ्यासों को उकसावा बताया है और कहा कि उसकी सेना जवाब देने के लिए तैयार है। चीन के पूर्वी थिएटर कमान से के प्रवक्ता नेवी सीनियर कैप्टन ली शी ने कहा कि अभ्यासों में नौसेना, वायुसेना, मिसाइल कोर ने भाग लिया। ली ने बयान में बताया कि ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है जो ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा हमारे दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। यानी कि दोस्तों अपने हरकतों से वाकई में बाज नहीं आने वाला ये चाइना, ये लातों का भूत है, बातों से बाज नहीं आने वाला। जी हाँ, वही बता दें जाकिर नाइक का जिक्र करके मौलाना तारिक जमील पर भी भड़के पाकिस्तान के एक्सपर्ट कह दिया बिजनेस करते
करते हैं, कीमती सोफों पर बैठते हैं और लोगों को कहते हैं गुर्बत में रहो। जी हाँ, भगौड़ा इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक पाकिस्तान में जाकर आए दिन जो बयान दे रहा है उस पर पाकिस्तानी जनता बेहद भड़की हुई है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट बैरिस्टर हामिद बशनी और कमर चीमा ने इस पर बड़ी और कड़ी आपत्ति जताई है और उनका कहना है कि जाकिर नाइक स्टेट गेस्ट के तौर पर बुलाए जाने के लायक नहीं है। उसकी पहचान सिर्फ ये है कि वो टोपी पहनता है, दाढ़ी रखता है और इंग्लिश में दीन की बातें करता है। कई मौलाना तो इंग्लिश में बातें नहीं करते हैं, इसीलिए वो अंधों में काना सरदार है। हामिद बशनी ने कहा कि जाकिर नाइक कम्युनिटी के अंदर एक कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी है जिसको किसी सूरत में इस तरह का स्टेट गेस्ट मंजूरी नहीं करता है। बाय नो मीन हामिद बशनी ने तारिक जमील जैसे पाकिस्तानी मौलानाओं को भी निशाने पर लिया और कहा कि वो जाकिर नाइक के कार्यक्रम में ये लोग कीमती सोफे पर बैठते थे और लोगों से कहते थे कि ऐसे नमाज पढ़ें, ऐसे करें, वैसे करें। जाकिर नाइक ने पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप का समर्थन किया। दूसरा, उसने कहा कि इस्लाम के अंदर औरत का इत्तेकदार यानी सत्ता में उनकी मौजूदगी हराम है। इस पर कमर चीमा ने कहा कि पाकिस्तान में एक सूबे में महिला मुख्यमंत्री, हमारी विदेश मंत्री, नेशनल असेंबली की स्पीकर और प्रधानमंत्री खातून रही है, तो ये किस तरह का मैसेज पाकिस्तान की सोसाइटी को दिया जा रहा है कि एक शख्स आकर सरकार की फंडामेंटल बदल रहा है। उन्होंने कहा कि जाकिर नाइक स्टेट गेस्ट है और किस तरह वो पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं, कभी औरतों को लेकर, कभी ऑर्फेज के लड़कियों को लेकर, तो कभी वो लाइव टीवी पर बैठकर एंकर को लेकर बयानबाजी कर रहा है और पाकिस्तानी मीडिया या कोई और उसके कुछ बोल नहीं रहा। जी हाँ दोस्तों, इन कमर चीमा ने वाकई में पाकिस्तानियों का आंखें खोलने का काम किया है और पाकिस्तान की सरकार को लताड़ लगाई है कि कैसे तुम आज 21वीं सदी में इन मौलानाओं की बातें मान रहे हो, कैसे तुम आज इन भगौड़ों की बातें मान रहे हो। तो वहीं आपको बता दें, अमेरिका ने इजराइल को दिया ब्रह्मास्त्र, ईरान हिजबुल्लाह की अब खैर नहीं थाड़ की। क्या है खासियत, आपको बता दें, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते संघर्ष के बीच अमेरिका ने इजराइल में एडवांस्ड एंटी मिसाइल सिक्योरिटी सिस्टम प्रणाली टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस भेज दिया है। ये कदम ईरान के हालिया मिसाइली हमलों और क्षेत्र में बढ़ते तनाव के जवाब में उठाया गया है। थार्ड को इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करने के मकसद से तैनात किया गया है। इसकी मदद से ईरान या उसके सहयोगियों जैसे हिजबुल्लाह द्वारा संभावित बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को रोका जा सके। जी हाँ, थार्ड सिस्टम को बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन की गई है। इससे इजराइल के मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम को पहले से ज्यादा मजबूती मिलेगी। वहीं बता दें, भारत और सऊदी दोस्ती से घबराहट में पाकिस्तान सेना के अफसर को भेज दिया रियाद। पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने खोल दी इसकी पोल। दोस्तों, भारत के सऊदी अरबिया के साथ संबंध बीते कुछ वर्षों में बेहतर हो रहे हैं। दोनों देश रक्षा, तकनीक और कई क्षेत्रों में साथ काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये रिश्ता पाकिस्तान को असहज कर रहा है, उसको इनसिक्योर कर रहा है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान वर्षों से सऊदी का करीबी सहयोगी है। दोनों देश सुन्नी मुस्लिम बहुल आबादी वाले हैं, इसलिए भी पाकिस्तान को लगता है कि सऊदी से उनकी नजदीकी स्वाभाविक है, नेचुरली है। ऐसे में हालिया वर्षों में भारत के साथ सऊदी के संबंध इस्लामाबाद को तकलीफ दे रहे हैं। इस पर पाकिस्तान के राजनीतिक टिप्पणीकार कमर चीमा ने अपनी राय रख दी है। दोस्तों, चीमा ने कहा कि पाकिस्तान के नेताओं का ध्यान इस पर है कि भारत और सऊदी की करीबी बढ़ी है। इसकी वजह यह भी है कि पाकिस्तान और सऊदी कई दशक से बेहद करीबी सहयोगी रहे हैं। सऊदी को हथियारों की आवश्यकता लगातार रहती है। सऊदी के सैनिकों को भी पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिलती रही है। ऐसे में पाकिस्तान भारत को ना देख करके अपनी बात करे तो बेहतर होगा। तो वहीं आपको बता दें, चुनाव आयोग और ईवीएम से भरोसा ही उठ गया। हरियाणा चुनाव पर बोले सत्यपाल मलिक। जी हां, विपक्ष लंबे समय से ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग करता रहा है। हरियाणा चुनाव के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग और ईवीएम की विश्वसनीयता पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं अब जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आज के हालात को देखकर ईवीएम से भरोसा उठने जैसा हो गया है। मलिक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि अभी हरियाणा में हुए चुनावों में पोस्टल बैलेट पेपर में कांग्रेस 74-16 से आगे थी। जैसे ही ईवीएम खुली, धीरे धीरे कांग्रेस सत्ता से बाहर और भाजपा सत्ता में आ गई। जो शुरुआती रुझानों में दिखाया गया था और एग्जिट पोल्स में भी दिखाया गया था, सब उसके विपरीत हो रहा है। आज वर्तमान स्थिति देखकर चुनाव आयोग और ईवीएम से भरोसा उठने जैसा हो गया है। दोस्तों, जब लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया था तब विपक्षियों ने सवाल क्यों नहीं खड़े किए कि ईवीएम पर सवाल खड़े होने चाहिए या ईवीएम से भरोसा उठ गया है। और अब जब हरियाणा में बीजेपी जीती है तो सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं सत्यपाल मलिक ने और विपक्षियों ने। इस पर आपकी निजी राय तो बनती है। दोस्तों, वहीं बता दें, तबाही मचा देंगे लाठी डंडे लेकर मुस्लिम इलाके में हिंदुओं का कूच, कहा अब खून का बदला खून। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बहराइच में रविवार को दुर्गा मां की प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिंसा भड़क गई। मुसलमानों ने विसर्जन जुलूस के दौरान हिंदुओं पर पत्थरबाजी, फायरिंग कर दी। इस घटना में एक 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना के बाद से पूरे इलाके में पुलिस फोर्स तैनात है और सीमाओं को सील कर दिया गया है। इस बीच वहां स्थिति और ज्यादा खराब होती जा रही है। परिजनों ने महसी तहसील पर शव रखकर प्रदर्शन किया और दुकानों में आग लगा दी। घटना से जुड़ा हुआ एक वीडियो सामने आया है जिसमें जिस जगह पर हिंसा हुई थी वहां पर हिंदू लाठी डंडा लेकर जा रहे हैं। तो वहीं डीएम ने कहा कि हम हालात कंट्रोल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपको बता दें, बहराइच में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। लोगों का मांग है कि ब्राह्मण युवक के शरीर पर बरसी 20 गोलियां, तो लोगों ने कहा सजा ऐसी दो कि 7 पुश्ते कांप उठे। जी हाँ, तो वहीं योगी जी ने कह दिया है कि बहराइच में
माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।